बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बीम्स से रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस वीक में स्टार्ट किया था। ओके, उसमें बीम्स की अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स हम आज स्टडी करेंगे। जो AISC स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके अंदर जो क्रॉस सेक्शंस एज ए बीम यूज़ होने हैं, उनको 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है: कम्पैक्ट सेक्शन, नॉन कम्पैक्ट सेक्शन और सिलेंडर सेक्शन। और ये हम डिटरमिन करते हैं विड्थ टू थिकनेस रेशियोज से। जो कंप्रेशन एलिमेंट्स हैं इनके मीन जो फ्लैंज कंप्रेशन में होगा, उस फ्लैंज की या वेब की जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है वो कैलकुलेट करके हम उसको एक लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करके डिटरमिन करते हैं कि ये शेप किस कैटेगरी में से होगी। जिस तरह हमने कॉलम्स के अंदर 2 कैटेगरी स्टडी की थी, सिलेंडर और नॉन सिलेंडर। तो उसमें भी हम विड्थ टू थिकनेस रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करके उसको एक लिमिटिंग वैल्यू से हम कंपेयर करते थे और उसे डिटरमिन करते थे कि ये सेक्शन सिलेंडर है या नॉन सिलेंडर। इसी तरह से यहाँ पे भी हम सेक्शन को कम्पैक्ट, नॉन कम्पैक्ट और सिलेंडर में जो वो क्लासिफाई करेंगे। आई शेप के लिए जो प्रोजेक्टिंग फ्लैंज है उसकी हम विड्थ टू थिकनेस रेशियोज BF/2TF से कैलकुलेट करते हैं। इसमें BF इज द टोटल फ्लैंज विड्थ एंड TF इज द फ्लैंज थिकनेस। एंड द रेशियो फॉर वेब इज H/TW। वेब जो कि एक स्टीफन एलिमेंट है, उसके लिए विड्थ टू थिकनेस रेशियो H/TW से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें H जो है वो वेब की हाइट है और TW थिकनेस है वेब की। The classification of shapes is found in section B4 of this specification। AISC specifications का जो section B है उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो लोकल बकलिंग के टॉपिक के अंदर जो है वो ये क्लासिफिकेशन जो है वो दी गई है शेप्स की। उसमें टेबल B4.1 जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे शेप्स को क्लासिफाई करने के लिए, कम्पैक्ट, नॉन कम्पैक्ट और सिलेंडर्स में। तो इसको हम जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि जो कम्पैक्ट और नॉन कम्पैक्ट और सिलेंडर की जो किस तरह से आपने इनको डिटरमिन करना है। लैम्डा, अगर हमारे पास लैम्डा विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, एक्चुअल विड्थ टू थिकनेस रेशियो को अगर हम लैम्डा से लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, अपर लिमिट फॉर कम्पैक्ट कैटेगरी, कम्पैक्ट कैटेगरी के लिए अपर लिमिट है उसमें जो लैम्डा, उसको हम लैम्डा पी से रिप्रेजेंट करें। और अपर लिमिट फॉर नॉन कम्पैक्ट कैटेगरी की जो अपर लिमिट है उसको हम लैम्डा आर से रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास जो कंडीशंस होंगी कम्पैक्ट, नॉन कम्पैक्ट और सिलेंडर की, वो ये हैं: अगर इफ लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा पी एंड फ्लैंज इज कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू द वेब, द शेप इज कम्पैक्ट। अगर लैम्डा लैम्डा पी से कम है या इसके इक्वल है और फ्लैंज कंटिन्यूसली कनेक्टेड है वेब के साथ, तो शेप को हम कम्पैक्ट शेप कंसिडर करेंगे। तो फ्लैंज जो मोस्टली जो W शेप्स हैं या S शेप्स हैं, जो हॉट रोल्ड शेप्स के केस में फ्लैंज कंटिन्यूसली कनेक्टेड ही होता है। और बिल्डअप शेप के अंदर फ्लैंज जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर भी बोल्टेड या वेल्डेड कनेक्शन से कनेक्टेड हो सकता है या कंटिन्यूसली भी कनेक्टेड हो सकता है। तो हम डिटरमिन करेंगे लैम्डा और लैम्डा पी, इनको कंपेयर करेंगे। अगर लैम्डा लैम्डा पी से कम है या इसके इक्वल है तो और फ्लैंज जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है वेब के साथ, तो शेप को हम कम्पैक्ट कैटेगरी में जो प्लेस करेंगे। इफ लैम्डा इज बिटवीन लैम्डा पी एंड लैम्डा आर, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी या लैम्डा आर के दरमियान हो तो इस शेप को हम नॉन कम्पैक्ट शेप कंसिडर करेंगे। और अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से ज़्यादा हो जाए तो उस शेप को हम सिलेंडर कंसिडर करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज आप किसी भी शेप की इस तरह से डिटरमिन करेंगे। ये कैटेगरी डिटरमिन करना इसलिए ज़रूरी है कि जो स्ट्रेंथ इक्वेशन है, जो मोमेंट स्ट्रेंथ है
डिफरेंट इन तीनों सेक्शंस की वो डिफरेंट होगी। तो आपने जब मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होगी सेक्शन की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटरमिन करना पड़ेगा, कैटेगरी डिटरमिन करनी पड़ेगी, ताकि आप रिलेवेंट जो इक्वेशन है वो यूज़ कर सकें। तो कैटेगरी हम इस तरह से जो है वो डिटरमिन करेंगे, लेमडा, लेमडा पी और लेमडा आर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और उनके कंपैरिजन से हम जो है वो डिटरमिन करेंगे कि शेप कम्पैक्ट है, नॉन कम्पैक्ट है या सिलेंडर है। The category is based on the worst width to thickness ratios of cross section। जो कैटेगरी आप डिटरमिन करेंगे, जो वर्स्ट केस होगा किसी भी एलिमेंट का, उसकी बेसिस पे हम डिटरमिन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक क्रॉस सेक्शन की कैटेगरी डिटरमिन करना चाह रहे हैं, उसमें आपने फ्लैंज को जब आपने फ्लैंज को कंसिडर किया है, तो फ्लैंज जो है वो उसकी बेसिस पे सेक्शन जो है वो नॉन कम्पैक्ट आया। लेकिन जब आपने वेब की बेसिस पे डिटरमिन किया है, तो सेक्शन जो वो कम्पैक्ट आया। तो इन दोनों में से कोई एक अगर नॉन कम्पैक्ट है, तो हम उसको पूरे क्रॉस सेक्शन को नॉन कम्पैक्ट ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह दोनों एलिमेंट्स में से अगर कोई एक सिलेंडर है, तो हम पूरा सेक्शन को सिलेंडर कंसिडर करेंगे। मीन जो वर्स्ट कैटेगरी है, आपने उसको जो है वो उसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना है। जो कम्पैक्ट कैटेगरी है वो लीस्ट जो हमारे पास वर्स्ट कैटेगरी है, नॉन कम्पैक्ट जो दरमियान में है, और जो सिलेंडर है वो मोस्ट वर्स्ट कैटेगरी है। तो इसमें से जो भी एलिमेंट वर्स्ट कैटेगरी का होगा, पूरा सेक्शन उसी कैटेगरी में से होगा। फॉर एग्जांपल, वेब अगर कम्पैक्ट है और फ्लैंज नॉन कम्पैक्ट है, तो हम सेक्शन को नॉन कम्पैक्ट कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर वेब नॉन कम्पैक्ट है और फ्लैंज सिलेंडर है, तो हम इस शेप को सिलेंडर कंसिडर करेंगे। Width to thickness ratios for compression elements of members subjected to flexure are given in EASC table B4.1b। जो width to thickness ratios हैं ऐसे compression elements के लिए जो कि beams के केस में, जो flexural members के elements हैं, उनके लिए जो width to thickness ratios हैं वो EASC table B4.1 पार्ट B के अंदर given है। टेबल 4.1 पार्ट ए के अंदर हमने कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो वो विड्थ टू थिकनेस रेशियोज गिवन थी, जबकि इसका बी पार्ट जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर्स के जो कंप्रेशन एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियोज हमें देता है। उसको हम जो वो एएससी स्पेसिफिकेशंस के अंदर इस टेबल को देख लेते हैं। ये एएससी स्पेसिफिकेशंस के अंदर ये टेबल बी 4.1 बी जो है वो गिवन है। इस टेबल का टाइटल है विड्थ टू थिकनेस रेशियोज कंप्रेशन एलिमेंट्स मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सर। इससे पहले जो हमने कॉलम्स के अंदर टेबल पढ़ा था वो ये था, जिसके मेंबर्स सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेशन था। कंप्रेशन मेंबर्स के जो कंप्रेशन एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो टेबल B4.1 ए में गिवन थी। तो बीम्स जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, मींस फ्लेक्सुरल मेंबर्स, तो उस केस में जो विड्थ टू थिकनेस रेशियोज हैं कंप्रेशन एलिमेंट्स की, वो आप टेबल B4.1 बी में से लेंगे। इसमें उसी तरह से पिछले टेबल की तरह डिफरेंट जो केसेस जो है वो गिवन हैं अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स के लिए और स्टीफन्ड एलिमेंट्स के लिए। अनस्टीफन्ड एलिमेंट पहला पोर्शन जो है वो इस टेबल का वो अनस्टीफन्ड एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन गिवन है। उसके बाद विड्थ टू थिकनेस रेशियो आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो गिवन है। उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे इस लास्ट कॉलम के अंदर जो है वो फिगर में आपको क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। उसके अलावा लेमडा पी की वैल्यू कम्पैक्ट नॉन कम्पैक्ट डिटरमिन करने के लिए, और लेमडा आर नॉन कम्पैक्ट और सिलेंडर के दरमियान डिफरेंस करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज, लिमिटिंग वैल्यूज गिवन है लेमडा पी और लेमडा आर की। ये आप यहाँ से फार्मूला पिक करेंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू का फार्मूला पिक करेंगे और लेमडा पी और लेमडा आर का फार्मूला पिक करेंगे, और आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये क्रॉस सेक्शन। Phalanges of rolled I-shaped sections and channels and T's, T sections, channel sections, I-shaped sections के जो phalanges है उनके लिए केस नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ से आप जब लेमडा, लेमडा पी और लेमडा आर की वैल्यूज लेंगे, phalanges doubly and singly symmetric I-shaped built up sections के लिए जो है वो के phalanges के लिए आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे।
ये रोल्ड आई शेप सेक्शन आई मीन डब्ल्यू सेक्शन या एस सेक्शन, और ये बिल्ट अप सेक्शंस के फ्लैंजेस के लिए है। लेग्स ऑफ एंगल्स, जो सिंगल एंगल्स की लेग्स हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए आप केस नंबर 12 यूज़ करेंगे। flanges of all I-shaped sections and channels in flare about the minor axis। अगर बेंडिंग जो माइनर एक्सिस के अबाउट हो रही है, इस तरह यहाँ पे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, माइनर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है डब्ल्यू शेप के लिए या चैनल शेप के लिए, उस एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है तो आप विड्थ टू थिकनेस रेशियोज के फार्मूलाज यहाँ से लेंगे। स्टेम्स ऑफ टी शेप्स के जो स्टेम्स हैं मीन ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के लिए जो है वो लेमडास की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। उसके बाद इस टेबल का जो दूसरा पोर्शन है वो स्टिफन्ड एलिमेंट्स के लिए है। स्टिफन्ड एलिमेंट्स में वेब्स ऑफ डबल सिमेट्रिक आई शेप्ड सेक्शंस एंड चैनल्स, जो आई शेप्ड सेक्शंस हैं या चैनल सेक्शंस हैं उनके वेब्स के लिए आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एच ओवर टी डब्ल्यू। एच और टी डब्ल्यू जो यहाँ पे गिवन है, आपने किस तरह से कौन सी डायमेंशन लेनी है। इसी तरह वेब्स ऑफ सिंगली सिमेट्रिक आई शेप्ड सेक्शन, सिंगली सिमेट्रिक आई शेप्ड सेक्शंस के लिए जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास सिंगली सिमेट्रिक आई शेप्ड सेक्शंस आई मीन ये एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये डबली सिमेट्रिक है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट ये सेक्शन जो है वो सिमेट्रिक है। उसके बाद फ्लैंजेस ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स के लिए, हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स की फ्लैंजेस के लिए, फ्लैंज जो है जो कम विड्थ होती है लेग की, जो मिनिमम साइड है डायमेंशन, उसको हम फ्लैंज कंसिडर करते हैं, और जो लॉन्गर डायमेंशन है उसको हम वेब कंसिडर करते हैं। तो फ्लैंजेस के लिए मीन शॉर्टर डायमेंशन वाली साइड्स के लिए आपने विड्थ और थिकनेस रेशियो इस तरह से कैलकुलेट करनी है। फ्लैंज कवर प्लेट्स एंड डायफ्राम प्लेट्स बिटवीन लाइंस ऑफ फास्टनर्स आर वेल्स। अगर फ्लैंजेस की कवर प्लेट्स हैं तो उनके लिए आपने यहाँ से इस केस को लेने हैं 80 नंबर। इसके लिए आप बी ओवर टी और लेमडा लेमडा आर लेमडा पी की वैल्यूज फार्मूलाज यहाँ से लेंगे। वेब्स ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स एंड बॉक्स सेक्शन, जो हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स के वेब्स हैं बीन जो लॉन्गर डायमेंशन है उसके लिए यहाँ से आप ये वाले पैरामीटर्स यूज करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। आ रही है सर, ये इसका नेट कम अब स्लो आ है। रही है सर, पहले कट के आ रही थी। ठीक है। वेब्स ऑफ रेक्टेंगुलर एचएसएस एंड बॉक्स सेक्शंस, जो हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स के वेब्स हैं, रेक्टेंगुलर और हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स के वेब्स मींस जो लॉन्गर डायमेंशन है उसके लिए ये पैरामीटर यूज करेंगे। राउंड एचएसएस के लिए ये पैरामीटर्स यूज करेंगे। डी ओवर टी डायमीटर है, डी आउटर डायमीटर है, टी थिकनेस ऑफ वॉल है। फ्लैंजेस ऑफ बॉक्स सेक्शंस, जिस बॉक्स सेक्शंस के फ्लैंजेस हैं मीन जो शॉर्टर डायमेंशन है उसके लिए यहाँ से आप जो वो कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इसमें जो ये आपको कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं एंड के ऊपर, वो आप जो वो देख लेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो टेबल था उसके अंदर ये ए और बी जो वो हेड नोट गिवन थे, इसको स्टडी देख लें। के सी की वैल्यू जो है वो 4 ओवर एच ओवर टी डब्ल्यू अंडर रूट से लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो के सी यूज़ हो रहा है, ये के सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ये 4 ओवर एच ओवर टी डब्ल्यू अंडर रूट से कैलकुलेट करेंगे। शेल नॉट बी टेकन लेस देन 0.35 नॉर ग्रेटर देन 0.76 फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो ये के सी की का फार्मूला है और ये रेंज मिनिमम और मैक्सिमम गिवन है। मीन फार्मूले से वैल्यू अगर इन दोनों रेंजेस के दरमियान आती है तो जो फार्मूले से वैल्यू आएगी वही यूज़ करेंगे, और अगर 0.35 से कम आ जाती है तो हम 0.35 यूज़ करेंगे, और अगर 0.76 से ज़्यादा आ जाती है तो 0.76 यूज़ करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो वैल्यू आएगी तो वो हम वही यूज़ करेंगे। उसके बाद एफ एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ये एफ एल यहाँ पे यूज़ होगा इसी केस नंबर 11 के अंदर। यहाँ पे बी जो वो हेड नोट गिवन है, तो एफ एल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। 0.75 एफ वाई फॉर सिलेंडर web ice shaped members and major axis of bending of compact and non-compact web built up shaped members with sxt over xc जो है वो greater than 0.7 means अगर जो वेब है सिलेंडर मेंबर जो है वो सिलेंडर है
वेब आई शेप्ड शेप का जो वेब है, और एक्स बेंडिंग जो है वो मेजर एक्सिस के अबाउट हो रही है, और मेंबर्स की अगर जो सेक्शन मॉडुलस की रेशियो है टेंशन और कंप्रेशन की, सेक्शन मॉडुलस इन टेंशन और सेक्शन मॉडुलस इन कंप्रेशन वो 0.7 से ज़्यादा है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे 0.7 FY FL इज इक्वल टू FY इंटू SXT ओवर SXC। ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर मेजर एक्सिस बेंडिंग ऑफ कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट वेब built up I-shaped members with SXT over SXC greater than 0.7। अगर ये conditions हैं, means जो ratio है section modulus in tension और to section modulus in compression, वो ratio अगर 0.7 से कम है, और जो बेंडिंग है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट वेब की वो मेजर एक्सिस बेंडिंग है, मेजर एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो FL आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, where SXC and XXT is elastic section modulus refer to compression and tension flanges। टेंशन साइड पे जो सेक्शन मॉडुलस है और कंप्रेशन साइड पे जो सेक्शन मॉडुलस है वो अगर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो उस केस में जो सेक्शन मॉडुलस है वो उसकी दो वैल्यूज होंगी, टॉप और बॉटम की सेपरेट होगी। इस तरह यहाँ पे ये आपको शेप नज़र आ रही है, ये जो 16 जो आपके पास केस है ये अनसिमेट्रिक शेप का, इसमें टॉप और बॉटम के जो सेक्शन मॉडुलस है वो डिफरेंट होगा। अगर सिमेट्रिक शेप है इस तरह के यहाँ पे ये शेप है, इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो सेम होगा, तो रेशियो जो है वो 1 होगी उस केस में। सी जो नोट है वो MY के लिए है, MY जो यूज़ होगा यहाँ पे ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर MY यूज हो रहा है पैरामीटर। इस पैरामीटर को इस तरह से कैलकुलेट करना है, MY इज द मोमेंट एट यील्डिंग ऑफ द फर्स्ट एक्सट्रीम फाइबर। जो MY है वो मोमेंट कैपेसिटी है करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट यील्ड, मीन जो पहला एक्सट्रीम फाइबर यील्ड कर रहा था, मीन जो हमने वो डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी बीम लोडिंग की, उसके अंदर जो बी लोडिंग बी शेप थी, बी स्टेज थी, उस वहाँ पे जो मोमेंट कैपेसिटी है वो आप कैलकुलेट करेंगे। एम पी इज इक्वल टू FY/ZX। एम पी जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है, ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना सीखी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ZX इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबाउट X एक्सिस। बाकी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 29,000 KSI। FY स्पेसिफाइड मिनिमम यील्ड स्ट्रेस KSI। ENA जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है और PNA जो है वो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस तरह से इन टेबल से आप लेमडा पी और लेमडा आर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है और आप डिटरमिन करेंगे कि शेप जो है वो किस कैटेगरी की है। नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्ट शेप। अब हमने कैटेगरीज में, पहले मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज में हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हर कैटेगरी की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, मीन जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, उसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी हर कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्ट शेप्स, वो शेप जो कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आएंगी उनकी हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ या नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेते हैं। A beam can fail by reaching MP and becoming fully plastic। बीम जो है वो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो बीम जो है वो अपनी फुल मोमेंट कैपेसिटी जो है वो अचीव करे, मीन्स वो MP जो मोमेंट कैपेसिटी है वो प्रोवाइड करे। दूसरी ये है कि बीम जो है वो फुल मोमेंट कैपेसिटी पे पहुंचने से पहले लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग या फ्लैंज लोकल बकलिंग या वेब लोकल बकलिंग की वजह से फेल हो जाए। ठीक है, तो ये दो आपके पास जो है फेलियर मोड्स बोल सकते हैं कम्पैक्ट किसी भी बीम के, या तो बीम सेक्शन जो वो फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक जो पहुंचे, फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो अचीव करे, या फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पे पहुंचने से पहले ही लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की वजह से या फ्लैंज लोकल बकलिंग की वजह से या वेब लोकल बकलिंग की वजह से जो है वो फेल हो जाए। तो इन तीनों सारी कंडीशंस में जो मोमेंट कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। If the maximum bending stress is less than the proportional limit when buckling occurs, the failure is said to be elastic।
अब लेटरल टॉर्जनल बकलिंग वो भी इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। इसी तरह जो लोकल बकलिंग है फ्लैंज या वेब वो भी इलास्टिक या इन इलास्टिक हो सकती है। तो ये आप इस तरह से डिटरमिन करेंगे। अगर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से कम है जब फेलियर ऑकर हो रहा है या बकलिंग हो रही है, तो उसको हम जो वो फेलियर ऑन इलास्टिक फेलियर कहेंगे। और अगर जो बेंडिंग स्ट्रेस है फेलियर पे और प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा हो गई है तो हम उसको इन इलास्टिक कंसिडर करेंगे। For convenience, we will first recognize beam as compact, non-compact as cylinder, and then determine the moment resistance based on the degree of lateral support. अब सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन करेंगे कि बीम सेक्शन जो है वो कम्पैक्ट है, नॉन कम्पैक्ट है या सिलेंडर है। तो उसके बाद जब हम कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे फिर हम जब उसकी मोमेंट कैपेसिटी डिटरमिन करेंगे। मोमेंट कैपेसिटी बेस्ड करेगी जो लेटरल सपोर्ट है उसके ऊपर। जितनी लेटरल सपोर्ट ज़्यादा क्लोज आप प्रोवाइड करेंगे उतनी मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की ज़्यादा होगी। अगर आपने बीम को फुली कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है मीन्स उसमें जिस तरह आप बीम है, बीम सेक्शन है, उसके ऊपर स्लैब को जो वो पोर कर दें इस तरह से कि जो अपर फ्लैंज है वो स्लैब के अंदर जो वो एम्बेड हो जाए कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लेंथ। तो इसको हम जो वो कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट कंसिडर करते हैं। इस केस में जो बीम की कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल होगी। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की, डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो जो मोमेंट कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से कम होगी और वो डिपेंड करेगी लेटरल सपोर्ट के ऊपर। जितनी आप लेटरल सपोर्ट ज़्यादा इंटरवल से प्रोवाइड करेंगे मीन दो लेटरल सपोर्ट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही मेंबर की कैपेसिटी जो है वो कम होगी। यहाँ पे हम जो है वो जो दो टाइप्स की बीम्स के लिए डिस्कशन करेंगे। हॉट रोड आई शेप्स बेंट अबाउट द स्ट्रॉन्ग एक्सिस एंड लोडेड इन द प्लेन ऑफ वीक एक्सिस। जो हॉट रोड आई शेप्स हैं जिनके अंदर चैनल सेक्शन है, डब्ल्यू सेक्शन है या एस सेक्शन है और उनकी जो बेंडिंग है वो मेजर एक्सिस के अबाउट हो रही है। स्ट्रॉन्ग एक्सिस या मेजर एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है डब्ल्यू शेप का उस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है और जो लोड अप्लाई हो रहा है जो वो वाई एक्सिस के प्लेन में हो रहा है। मीन वाई एक्सिस जो लोड है वो वाई एक्सिस में से पास कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड जो वो वाई एक्सिस में से पास कर रही है। तो ये एक हमारे पास टाइप ऑफ बीम है। दूसरी चैनल्स हैं। चैनल्स बेंड अबाउट स्ट्रॉन्ग सेक्शंस एंड आइदर लोडेड थ्रू द shear center आर रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्विस्टिंग। चैनल सेक्शंस जो हैं वो उनके लिए और जो वो उनकी जो बेंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अबाउट हो रही है और जो लोड अप्लाई हो रहा है वो शेयर सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और या फिर अगर शेयर सेंटर पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो ट्विस्टिंग के अगेंस्ट उनको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ, ब्रेस किया हुआ या रिस्ट्रेंट किया हुआ। शेयर सेंटर क्या है? बेसिकली शेयर सेंटर बीम क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो पॉइंट है कि अगर उस लोड उस पॉइंट में से पास करे तो ट्विस्टिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको इस फिगर में आप देख सकते हैं द shear center is the point on the cross section through which a transverse load must pass if the beam is to bend without twisting। फॉर एग्जाम्पल ये अगर C पॉइंट जो है वो shear center है तो लोड जो है वो अगर C पॉइंट में से पास कर रहा होगा, अगर लोड C पॉइंट में से पास कर रहा होगा तो जो ट्विस्टिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बेंडिंग जो होगी। तो इस पॉइंट को हम शेयर सेंटर कहते हैं। अगर लोड शेयर सेंटर से डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा होगा तो जिस तरह यहाँ पे ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ रहा है तो ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ जाएगा। तो दो केसेस हैं, या तो लोड जो है वो शेयर सेंटर के ऊपर अप्लाई हो, लोड की लाइन ऑफ एक्शन जो शेयर सेंटर में से पास कर रही हो ताकि ट्विस्टिंग का इफेक्ट ना आए। और अगर शेयर सेंटर में से पास नहीं कर रही तो ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम रिस्ट्रेंट किया हो। तो इन कंडीशंस के लिए जो हम डिस्कशन करेंगे, जो भी हम इक्वेशंस जो वो स्टडी करेंगे वो इन दो जो कैटेगरीज हैं उनके लिए होगी, उनके ऊपर अप्लाई होंगी। सबसे पहले हम कम्पैक्ट शेप्स को जो उससे स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड एज दोज whose webs are continuously connected to the flanges। कम्पैक्ट शेप्स वो शेप्स हैं जिनके वेब्स कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं फ्लैंजेस के साथ एंड दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लैंज एंड वेब। तो कम्पैक्ट शेप जो वो शेप्स होंगी जिनके वेब्स कंटिन्यूसली कनेक्टेड होंगे फ्लैंजेस के साथ और उनके फ्लैंज और जो वेब्स हैं वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ये कंडीशन जो फ्लैंज के लिए है बी एफ ओवर 2 टी एफ वाली जो कंडीशन है वो
फ्लैंज के लिए है और H/TW वाली कंडीशन वेब के लिए है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो और ये तीसरी कंडीशन वेब कंटिन्यूसली कनेक्टेड फ्लैंजेस के साथ, तो ऐसी शेप्स को हम कम्पैक्ट शेप की कैटेगरी में जो प्लेस करेंगे। The web criterion is met by all standard I and C shapes listed in the manual for Fy is equal to Fy is less than or equal to 65 KSI। ये वेब का क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया H/TW should be less than or equal to 3.76 E over Fy on root। ये वाला क्राइटेरिया जो मैनुअल्स के अंदर शेप्स हैं, जो आई शेप्स हैं या सी शेप्स हैं, तो वो सारी शेप्स के वेब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। कंडीशन यह है कि आप वाई अगर 65 KSI से कम है, मीन्स अगर आप ऐसा स्टील ग्रेड जो है वो आपका 65 KSI से कम है, तो जो भी शेप्स मेन्यू के अंदर लिस्टेड हैं आई शेप या सी शेप्स, उनके वेब जो है वो ऑटोमेटिकली इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं पहले से। Most shapes will also satisfy the flange requirement and therefore will be classified as compact। जो ज़्यादातर शेप जो फ्लैंज क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं, तो वो कम्पैक्ट शेप्स की कैटेगरी में ही प्लेस किए जाएंगे। For non-compact shapes are identified in the dimensions and properties table with a footnote F। जो डायमेंशन और प्रॉपर्टीज टेबल हैं उसके अंदर जो शेप्स F फुटनोट के साथ जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो शेप सिर्फ नॉन कम्पैक्ट शेप्स होंगी। इसके अलावा बाकी सारी शेप जो हैं वो कम्पैक्ट शेप्स हैं। If the beam is compact and has continuous lateral support, or if the unbraced length is very short, the nominal moment strength Mn is the full plastic moment capacity of the section MP। अगर बीम जो है वो कम्पैक्ट शेप है, मीन्स आप ये कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं, और उसके अलावा जो लेटरल सपोर्ट है वो कंटिन्यूस है, ये इतने शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर है कि जो मोमेंट कैपेसिटी है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की इक्वल हो। For members with inadequate lateral support, the moment resistance is limited by lateral to original buckling, either elastic or inelastic। लेकिन अगर ऐसे मेंबर जिनके लेटरल सपोर्ट जो वो एक लिमिट से ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई है, मीन्स दो लेटरल सपोर्ट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा है, तो उसमें जो बकलिंग है, जो मोमेंट रेजिस्टेंस है, वो हम लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग की बेस्ड के ऊपर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेटरल टू ओरिजिनल बकलिंग इलास्टिक या इन इलास्टिक दोनों कंडीशन में होगी। The first category, lateral support, laterally supported compact beam is quite common and is the simplest case। जो फर्स्ट कैटेगरी है, मीन जो कम्पैक्ट शेप है और कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट है, ये मोस्ट कॉमन कैटेगरी है और ये सिंपलेस्ट केस है। इसमें मोमेंट कैपेसिटी जो है वो सिंपली हम प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल लेंगे। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल सॉल्व की। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है वो सिंपलेस्ट कैटेगरी है, लेकिन अगर बीम जो इस कैटेगरी पे फॉल नहीं कर रही, मीन बीम कम्पैक्ट भी नहीं है या कम्पैक्ट नहीं है या लेटरल कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई, लेटरल सपोर्ट जो वो एक लिमिट से ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई है, तो फिर हमें मोमेंट कैपेसिटी जो वो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी डिफरेंट इक्वेशन से कैलकुलेट करनी होगी। For a doubly symmetric compact I or C shaped section bent about its major axis, ASC F2.1 gives the nominal strength as Mn is equal to Mp। तो ये फर्स्ट जो कैटेगरी हमने पढ़ी है, डबली सिमेट्रिक शेप्स आई शेप या सी शेप सेक्शंस जो कि कम्पैक्ट हैं और उनके जो बेंडिंग है वो मेजर एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो उसकी नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी। और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इस तरह से एफ वाई मल्टीप्लाई विद जेड एक्स। एफ वाई जो यील्ड स्ट्रेंथ है और जेड एक्स प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस है। तो इसके इस तरह के सेक्शंस के लिए हम जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन 2.1 से या 2.1 से। ओके, इस कैटेगरी की जो है वो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। The beam shown in figure is a W16/31 of A992 steel. It supports a reinforced concrete floor slab that provides continuous lateral support of the compression flange. The service dead load is 450 pounds per feet. This load is superimposed on the beam. It does not include the weight of the beam.
itself. The service live load is 550 pounds per feet. Does this beam have adequate moment strength? के एग्जांपल के लिए जो हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन एंड होने वाला है, तो मैं दोबारा से आपसे लिंक शेयर करता हूँ।